आप देख रहे हैं इश्क है तुमसे भाग एक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपने हमारी पिछली कहानी को बहुत स्नेह दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपके उसे स्नेह को देखते हुए हम फिर से एक बार हाजिर हैं एक नई पेशकश के साथ, जिसका शीर्षक है इश्क है तुमसे। उम्मीद करते हैं हमारी बाकी कहानी की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। जिंदगी को लेकर सबका अनुभव अलग अलग होता है। हो सकता है जिंदगी को लेकर कुछ लोगों का अनुभव कड़वा भी रहा हो, लेकिन एक खूबसूरत जिंदगी जीने का हक सबको होता है। जरूरी नहीं कि अपने पास की कड़वाहट की वजह से हम अपने आज और आने वाले कल को भी कड़वा बना दें। जिंदगी में मिठास को बरकरार रखना चाहिए। कुछ ऐसी ही सीख देती है हमारी आज की कहानी। आद्रिका ने घड़ी देखी। 9:35 हो गए थे। उसने निकलने से पहले एक बार फिर माँ को आवाज़ दी और कमरे में जाकर माँ को थोड़ी सी हिदायत दी। उसकी मेड आज फिर लेट थी। वो हमेशा लेट आती थी, पर आद्रिका उसका लेट आना चलाती थी, क्योंकि वह भरोसेमंद थी और माँ का अच्छे से ध्यान रखती थी। उसने घर का मेन दरवाज़ा खोला और एक नज़र माँ के कमरे पर की और फिर घर का मेन डोर अच्छे से लॉक करके सीढ़ी उतर गई। वो अक्सर लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का ही उपयोग करती थी। हमेशा लिफ्ट के आने में देर हो जाती थी, इसीलिए वो लिफ्ट के लिए रुकती ही नहीं थी। आज उसे वैसे भी कॉलेज जाने के लिए निकलने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। जिस बिल्डिंग में रहती थी वहाँ से मेन रोड तक 5 मिनट पैदल जाना पड़ता था। वो तकरीबन भाग कर ही मेन रोड तक आई। लेट होने की वजह से उसने ऑटो के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई। वैसे तो उसके पास खुद की कार थी, लेकिन वो खराब हो गई थी, इसीलिए उसने रिपेयरिंग में दी हुई थी। उसने इधर उधर देखा तो मेन रोड सुनसान पड़ा था। कोई भी ऑटो या बस नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ और सिर्फ सबके प्राइवेट व्हीकल्स ही नजर आ रहे थे। बस स्टैंड भी पूरा खाली पड़ा था। वो सोच में पड़ गई। तभी उसकी दोस्त और कॉलेज में उसकी असिस्टेंट रश्मि का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो रश्मि फटाफट बोलने लगी। कहाँ हो तुम? तुम्हें पता चला बस और ऑटो वाले के बीच लड़ाई हो गई है। उसमें दोनों ने ही हड़ताल कर ली है। तुम कॉलेज कैसे आओगी? तुम्हारी गाड़ी भी रिपेयरिंग में गई हुई है। तुम घर से निकली या नहीं? आदिका शांत दिमाग की लड़की थी। कोई और होती तो जरूर रश्मि पर गुस्सा करती। उसने रश्मि से कहा, फोन रख, मैं आ रही हूँ, मैं तुमसे कॉलेज में बात करती हूँ। आदिका ने गहरी सांस ली और मन को शांत किया। फिर उसने अपना ध्यान सड़क पर लगाया। आज उसका किसी भी हालत में कॉलेज जाना जरूरी था। उसने अपने मन को लिफ्ट मांगने के लिए तैयार किया। तभी उसे सामने से एक ब्लैक मर्सिडीज आती हुई नजर आई। उसने बड़ी हिम्मत करके हाथ अपना आगे किया। मर्सिडीज उसके पास आकर रुकी। मर्सिडीज के मालिक ने आदिका के साइड के दरवाजे का कांच नीचे किया। आदिका ने झुककर अंदर देखा तो उसकी उम्र के आसपास का एक आदमी अंदर बैठा हुआ था। आदिका को थोड़ी हिचकिचाहट भी हुई, लेकिन फिर उसने वापस से हिम्मत इकट्ठी करके उस आदमी को बोला कि सर, आज बस और ऑटो की स्ट्राइक है, ये बात मुझे अभी पता चली है। मुझे आरएम कॉलेज तक जाना है। प्लीज़ सर, आप मुझे आगे तक लिफ्ट देंगे? आदमी ने अपना सर हाँ में हिलाया और आदिका की तरफ का कार का दरवाज़ा खोल दिया। आदिका थैंक्स कहकर अंदर बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। आदिका को इस तरह से किसी से लिफ्ट लेकर बैठना बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी भी मजबूरी थी। वो अपने आप को थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। वो थोड़ी देर तक खिड़की के बाहर ही देखती रही। फिर उसने हिम्मत करके नजरें थोड़ी उस आदमी की तरफ की। उसने देखा तो उस आदमी का ध्यान बिल्कुल भी आदिका की तरफ नहीं था। वो सिर्फ रोड पर ही देख रहा था और उसका ध्यान सिर्फ ड्राइविंग करने में था। आदिका को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसने कनखियों से 2-3 बार उस आदमी को देखा, पर वो आदमी ऐसे ड्राइविंग कर रहा था जैसे वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। थोड़ी देर में उसने आद्रिका को उसके कॉलेज के बाहर उतार दिया। आद्रिका भी फटाफट उतरकर दौड़कर कॉलेज में चली गई। कॉलेज में पहुंचते ही आद्रिका फटाफट अपने डिपार्टमेंट में अपने ऑफिस में गई और वहां पर अलमारी खोलकर उसमें से पेपर का सेट निकालकर उसने पियून को दिया। वो आते समय ही देख कर आई थी कि बाहर फॉर्म के लिए लंबी लाइन लगी थी। पियून के जाने के बाद रश्मि ने कहा, अच्छा हुआ तू आ गई यार, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। हम हेड को क्या जवाब देते। जिंदगी में पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ जाकर लिफ्ट लेकर यहाँ तक आई हूँ। उसकी बात सुनकर रश्मि हंसने लगी। किससे लिफ्ट ली तूने? पता नहीं, मर्सिडीज थी ब्लैक कलर की, कोई आदमी था। कैसा दिखता था? रश्मि उसे छेड़ने लगी। ठीक से देखा नहीं, बस लिफ्ट ली, वो यहाँ पर छोड़ गया। एकदम से आद्रिका को ध्यान आया, अरे मैंने तो उसे थैंक यू भी नहीं कहा। उतरकर दौड़कर सीधी कॉलेज में आ गई। तू पागल है, थैंक यू तो बोल देती। अब ध्यान ही नहीं रहा, एकदम से ऑटो और बस की स्ट्राइक हो गई। वहाँ दिमाग पहले ही बंद हो गया था। फिर वैसे ही मुझे आज निकलने में देर हो गई थी। माँ की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और मेरी मैड
मैं निकली तब तक आई ही नहीं थी। अगर आज ये ज़रूरी ना होता तो मैं आती ही नहीं। आद्रिका को परेशान होता देखकर रश्मि ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें हमारे डिपार्टमेंट के नई प्रोफेसर से मिलवाती हूँ। रश्मि ने कॉल करके किसी को अंदर बुलाया। थोड़ी ही देर में बाहर से एक लड़की अंदर आई। लगभग 28 की उम्र की वो लड़की दिखने में बेहद ही सुंदर थी। उसने अपना परिचय सौम्या कश्यप के नाम से दिया। थोड़ी देर में आद्रिका ने सौम्या को उसका काम समझा दिया। वो अपने काम में लग गई और आद्रिका अपने लेक्चर लेने के लिए चली गई। कॉलेज खत्म होने के बाद रश्मि आद्रिका को अपनी गाड़ी से घर छोड़ने के लिए आई। रश्मि आद्रिका को उसकी बिल्डिंग के नीचे उतारकर घर चली गई। आज उसे भी घर जल्दी जाना था। आद्रिका सीढ़ी चढ़कर अपने घर पर आई। चाबी से घर का मेन दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसकी माँ हॉल में ही बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। आद्रिका जोशी, उम्र 35 साल, दिखने में सुंदर, आरएम कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट की हेड थी। पहले मिले प्यार में धोखे की वजह से उसने किसी पर भी विश्वास करना बंद कर दिया था। शादी से उसका विश्वास ही उठ गया था और उसके ऊपर अपनी माँ की जिम्मेदारी भी थी। इसीलिए वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए 35 साल की उम्र में भी वो कुंवारी थी। उसे अपने अकेलेपन से कोई अफसोस ही नहीं था। वो अपनी माँ और अपनी जॉब के साथ बहुत खुश थी। दूसरी तरफ वो आदमी जिसका नाम अर्जुन कश्यप था, वो भी आद्रिका को उतार कर अपने रास्ते आगे बढ़ गया। उसे जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। आद्रिका के कॉलेज से थोड़े आगे ही उसकी ऑफिस थी। AK एडवर्टाइजमेंट के नाम से उसकी ऑफिस थी। गाड़ी से उतरकर उसने चाबी वॉचमैन को पकड़ाई और खुद बिल्डिंग के अंदर ऑफिस में चला गया। अर्जुन कश्यप शानदार शख्सियत का मालिक था। 30 के आसपास थी। डैशिंग पर्सनालिटी, एकदम फिट बॉडी, आंखों पर गोल्डन फ्रेम के चश्मे। उसकी पर्सनालिटी से उसकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। उसकी एजेंसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में टॉप की एजेंसी मानी जाती थी। उसकी एजेंसी जो आइडियाज़ देती थी वैसे आइडियाज़ किसी और एजेंसी के पास नहीं होते थे। 4 बजे जब आद्रिका कॉलेज से घर लौटी तब उसकी माँ हॉल में बैठकर उसका ही इंतजार कर रही थी। आद्रिका भी अपनी माँ की बाजू में बैठ गई। अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसने अपनी माँ से पूछा, ठीक हो ना? माँ ने कहा, हाँ। आद्रिका ने अपनी मेट कविता का पूछा। माँ ने कहा, वो आज जल्दी घर चली गई। उसके घर मेहमान आने वाले हैं। मैं आ गई हूँ ना, अब कुछ नहीं, पर मंडे से उसे पूरे टाइम यहाँ रहना पड़ेगा। मंडे से कॉलेज में एडमिशन शुरू हो रहे हैं, इसीलिए अब काम ज़्यादा रहेगा। अब क्लास भी शुरू हो रहे हैं तो कॉलेज में छुट्टी नहीं कर पाऊँगी, रोज़ जाना पड़ेगा। मैं ठीक हूँ तो मेरी फिक्र मत कर, मैं अपने हिसाब से देख लूँगी, तो अपने कॉलेज का देख। आद्रिका ने माँ से कहा, हाँ मुझे पता है आप बहुत स्ट्रांग हो। चलो मैं हम दोनों के लिए कड़क मीठी चाय बनाती हूँ। और आद्रिका उठकर किचन में चाय बनाने चली गई। उसकी माँ जाते हुए आद्रिका को जाते हुए देखती रही और फिर उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछा। पिछले कई सालों से आद्रिका का यही रूटीन था। सुबह में कॉलेज जाना, कॉलेज से शाम को घर आना, घर आकर माँ के साथ बैठकर गप्पे मारना, इधर उधर की बातें करना, चाय पीना, थोड़ी देर आराम करके फिर शाम को टहलने निकल जाना, फिर आकर अपने और माँ के लिए खाना बनाना, रात को कॉलेज का काम करना, बैठकर टीवी देखना या किताब पढ़ना और फिर सो जाना। आद्रिका ने अपने आप को एक रूटीन में बंद कर दिया था। वो बिल्कुल भी इधर उधर का सोचना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ को आद्रिका की चिंता हो रही थी क्योंकि आद्रिका की उम्र भी अब हो रही थी। वो 35 साल की हो चुकी थी और वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसकी माँ को लगता था कि अभी वो है तब तक ठीक है, जब वो नहीं होगी तो आद्रिका अकेली क्या करेगी? वो बिल्कुल ही अकेली हो जाएगी। आद्रिका की माँ चाहती थी कि आद्रिका अपने भूतकाल को भूलकर आगे बढ़े, लेकिन आद्रिका कुछ भी सुनना समझना चाहती ही नहीं थी। एक बार हुए धोखे के बाद उसने अपने दिल के दरवाजे भी बंद कर लिए थे। रात को अर्जुन अपने घर लौटा। अर्जुन ने अपने घर की डोर बेल बजाई। एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। अर्जुन के चेहरे पर उस लड़की को देखकर मुस्कान आ गई। उस लड़की के माथे पर एक किस किया। उसने उससे पूछा, कैसा है बच्चा तू? आज तेरी जॉब का पहला दिन कैसा रहा? तेरे साथ के लोग कैसे हैं? वो लड़की थी अर्जुन कश्यप की बहन सौम्या कश्यप। दरवाजे पर ये सब पूछ लोगे क्या भाई? पहले अंदर आओ, फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ, फिर पूछना, फिर सब बताती हूँ। अर्जुन ने एक मुस्कान दी और अपने कमरे में चला गया। अर्जुन के घर में भी उसकी माँ और उसकी बहन ही थे। वो भी 38 साल की उम्र में भी अकेला था। उसकी शादी हुई थी, उसने लव मैरिज की थी, लेकिन उसका डाइवोर्स हो गया। उसका मोना से शादी करना उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, जिसे आज तक वो मान रहा था। उसके बाद उसका शादी पर से विश्वास ही उठ गया था। मोना से डाइवोर्स के बाद उसने कभी भी किसी लड़की को अपने करीब आने ही नहीं दिया था।
उसने भी अपने दिल के दरवाजे बड़े सख्ती से बंद कर दिए थे। और वहीं सौम्या कश्यप के पति का 4 साल पहले हुए एक हादसे में शादी के 3 ही महीने में देहांत हो गया। अपनी बेटी को इस छोटी सी उम्र में शादी के 3 महीने में विधवा होते देख माँ का दिल टूट गया और वो भी व्हील चेयर पर आ गई। आज तक अर्जुन कश्यप की माँ अपने बेटी के दुख से बाहर ही नहीं आ पाई थी और बेटे के डाइवोर्स ने उन्हें और भी तोड़ दिया था। सौम्या ने भी अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था। वो भी अब किसी और के साथ आगे बढ़ना नहीं चाहती थी। छोटी सी उम्र में विधवा हुई बहन और उसके दुख में बीमार हो गई माँ, उस पर अपनी शादी के कुछ ही समय में हो गए डाइवोर्स की वजह से अर्जुन भी अंदर से टूट गया था। एक खालीपन ने उसे घेर लिया था। उस घर में तीनों व्यक्ति एक खालीपन के साथ जीते थे। दूसरे दिन संडे था। ये एक ही दिन होता था जब आद्रिका और अर्जुन दोनों ही अपने अपने घर में बिताते थे। आद्रिका भी घर के लिए जो कुछ भी सामान लाना होता था वो मार्केट से लेकर आ जाती थी। आद्रिका भी नहा धोकर मार्केट जाने के लिए तैयार हुई थी। तभी उसकी माँ ने कहा कि मुझे आज मंदिर दर्शन करने का मन है, तुम मुझे जाते समय मंदिर छोड़ दो, फिर तुम मार्केट चली जाओ। आद्रिका ने एक बार माँ को मना भी किया, आज मेरी गाड़ी नहीं है, ऑटो करके जाना पड़ेगा, तो इस बार रुक जाओ। लेकिन आद्रिका की माँ ने कहा कि नहीं, मुझे बस आज दर्शन करने जाना ही है, बड़ी इच्छा हो रही है भगवान के दर्शन की। आद्रिका अपनी माँ को ज़्यादा ना नहीं कह सकती थी, इसीलिए उसने हाँ कह दी और माँ को तैयार होने के लिए कहा। दूसरी तरफ अर्जुन को भी माँ ने सौम्या से कहा, आज मुझे मंदिर ले जा, बड़े दिनों से मंदिर दर्शन करने जाने की इच्छा थी। सौम्या बोली, मैं नहीं जा पाऊंगी, मुझे थोड़ा काम है, मैं भाई को बोल देती हूँ, वो आपको ले जाएंगे। सौम्या ने अर्जुन को कहा, भाई आप माँ को मंदिर ले जाना, मुझे काम है, आप उन्हें ले जाओ। अर्जुन कभी अपनी माँ को ना नहीं कहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ को हाँ कह दिया। अर्जुन अपनी माँ को लेकर मंदिर पहुंचा। आदिका ने कविता और अपनी माँ को मंदिर में छोड़ा और 1 घंटे में वापस आने का बोलकर मार्केट चली गई। रमा मौसी थी, वो बरसों से अर्जुन के घर की देखभाल करती थी। जिस दिन से अर्जुन की माँ बीमार हुई थी वो 24 घंटे उनके साथ ही रहती थी। अर्जुन ने व्हील चेयर पर अपनी माँ को बिठाया और रमा मौसी के साथ मंदिर में आया। इधर कविता भी आद्रिका की माँ को लेकर मंदिर में आई। आज रविवार की वजह से मंदिर में भीड़ भी ज़्यादा थी। आद्रिका की माँ की तबीयत पहले से ही थोड़ी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में दर्शन करने की इच्छा थी, इसीलिए वो जिद करके मंदिर आई थी। अर्जुन बरसों से उस मंदिर में आता था, इसीलिए सब वहाँ पर उसे जानते थे। इसलिए अर्जुन अपनी माँ को व्हील चेयर में लेकर आगे एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। अभी मंदिर में आरती का समय हो रहा था। आरती होने के बाद पुजारी मंदिर में सब भक्तों को आरती दे रहे थे। अचानक एक छोटे बच्चे का हाथ लग गया और आरती की थाली आद्रिका की मम्मी के पैर पर गिर गई। अर्जुन फटाफट भागकर आद्रिका की मम्मी के पास आया और उसने अपने हाथों से आद्रिका की मम्मी के पैर पर गिरी जलती हुई आरती की जोत को हटाया। जलती हुई आरती की जोत पैर पर गिरने से आद्रिका की मम्मी का पैर जल गया था। अर्जुन आद्रिका की मम्मी को अपनी गोद में उठाकर मंदिर की एक तरफ जहाँ भीड़ कम थी वहां पर लेकर आया। उसने रमा मौसी को भी अपनी माँ को वहां लेकर आने के लिए कहा। अर्जुन ने आद्रिका की मम्मी को वहां एक तरफ बिठाया और जाकर पानी लेकर आया और उनके पैर पर ठंडा पानी डालने लगा। अर्जुन की वजह से आद्रिका की मम्मी का पैर ज़्यादा नहीं जला था, पर घबराहट की वजह से आद्रिका की मम्मी की तबीयत खराब होने लगी थी। ये सब होने से कविता भी बेहद डर गई थी। उसे लगा कि अब आद्रिका उसे डांटेगी कि उसने उसकी मम्मी का ख्याल नहीं रखा, लेकिन ये सब इतना अचानक हुआ कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। डर के मारे वो आद्रिका को कॉल करके बताना भी भूल गई। की वजह से आद्रिका की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। अर्जुन ने जब देखा तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाना ही सही समझा। उसने कविता को उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए कहा और आद्रिका की मम्मी को गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाया। बाकी सबको भी गाड़ी में बिठाकर उसने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ ले ली। उधर आद्रिका को भी जैसे ही कविता से पता चला कि उसकी मम्मी का पैर जल गया है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वो भी सामान लेना छोड़कर सीधा सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागी। आद्रिका ने हॉस्पिटल पहुंचकर कविता की कॉल लगाया। कविता ने उसे जहां पर उसकी माँ को रखा गया था वहां आने के लिए कहा। आद्रिका वहां पर पहुंच गई जिस रूम में उसकी माँ को रखा था। अभी डॉक्टर उसकी माँ का चेकअप कर रहे थे। आद्रिका ने डॉक्टर से अपनी माँ के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, उनका बस बीपी हाई हो गया था, लेकिन हमने इंजेक्शन दे दिया है, वो बिल्कुल ठीक है। आप चाहे तो उन्हें 2 घंटे बाद घर ले जा सकती हैं।
और हाँ, पैर में जहाँ जल गया है वहाँ पर भी हमने ट्रीटमेंट कर दी है। अपनी माँ को ठीक देखकर आद्रिका ने एक राहत की सांस ली। उसने कविता से उस आदमी के बारे में पूछा जो उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर आया था। कविता ने आद्रिका के पीछे की तरफ इशारा किया। आद्रिका ने पीछे मुड़कर देखा तो अर्जुन थोड़ी दूरी पर खड़ा था। आद्रिका अर्जुन को तुरंत ही पहचान गई। कल उसने जिससे गाड़ी में लिफ्ट ली थी ये वही था। आद्रिका अर्जुन के पास आई। अर्जुन ने आद्रिका को देखा तो वो तुरंत ही उसे पहचान गया। आद्रिका ने अपना परिचय दिया। उसने अर्जुन से कहा, दरअसल मैं आपको कल भी थैंक यू कहना चाहती थी, लेकिन तब मुझे इतनी देर हो गई थी कि मैं जल्दी जल्दी में चली गई, आपको कुछ कह ही नहीं पाई। कल के लिए और आज के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। अगर आज आप माँ की मदद नहीं करती तो मम्मी की ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाती। अर्जुन ने सिर्फ इट्स ओके कहा और कहा कि अब मैं चलता हूँ, अगर कोई ज़रूरत हो तो ये मेरा कार्ड है, मुझे इस पर कॉल कर दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। ने अर्जुन के हाथ से कार्ड ले लिया और हाँ में सर हिलाया। अर्जुन एक हल्की सी स्माइल देकर वहाँ से चला गया। आदिका वापस कविता के पास आई। कविता, ये बहुत भला इंसान है, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया। पुजारी जी आंटी को आरती दे रहे थे, तभी एक बच्चे का हाथ लग गया और थाली आंटी के पैर पर गिर गई। पूरी आरती की जोत आंटी के पैर पर गिर गई। ये तुरंत आंटी के पास आए और उन्होंने अपने हाथों से आंटी जी की पैर पर से जलती हुई जोत हटाई और फिर आंटी को गोद में लेकर उन्हें एक तरफ ले गए, यहाँ तक लेकर आए भी। आदिका ने कहा, इतनी बकवास पहले कर ली, उनके हाथ का तू पहले नहीं बोल सकती थी, मैं उनके हाथ का हालचाल भी पूछ लेती, उनको हाथ में भी कुछ दवाई लगवा देती। खैर अब तो वो चले गए हैं, चलो माँ के पास चलते हैं। अर्जुन हॉस्पिटल के बाहर आया तो उसका ड्राइवर गाड़ी लेकर ही खड़ा था। वो गाड़ी में बैठ गया और उसने अपने ड्राइवर को मेडिकल स्टोर के बाहर गाड़ी रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने गाड़ी एक मेडिकल स्टोर के बाहर ले जाकर खड़ी की। अर्जुन ने मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई ली, वो वापस गाड़ी में बैठ गया। जैसे ही अर्जुन घर आया, उसकी माँ हॉल में ही उसका इंतजार कर रही थी। अर्जुन सीधा अपनी माँ के पास आया। उसकी माँ ने अर्जुन से आद्रिका की माँ के बारे में पूछा। अर्जुन ने बताया कि पैर उनका ठीक है और घबराहट की वजह से उनका बीपी हाई हो गया था। उनकी बेटी वहाँ पर आ गई थी तो मैं वहाँ से निकल गया। अर्जुन अपना हाथ अपनी माँ से छुपाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप खाना लगवाओ, बहुत भूख लगी है, मैं अभी कपड़े बदल कर आता हूँ। लेकिन उसकी माँ को पहले ही पता था कि अर्जुन का हाथ जल गया है। उन्होंने उसका हाथ देखने के लिए मांगा। अर्जुन ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं दवाई लेकर आया हूँ, मैं अभी हाथ धोकर दवाई लगा लेता हूँ, फिर खाना खाते हैं। अर्जुन के जाने के बाद अर्जुन की माँ रोने लगी। रमा उनके पास आई। उन्होंने रमा से कहा, इतना अच्छा श्रवण जैसा मेरा बेटा है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं क्यों उसके साथ इतना बुरा हुआ। उस लड़की को तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी जिसने मेरे बेटे की ज़िंदगी तबाह कर दी, उसे तोड़ कर रख दिया। अब ये किसी भी लड़की पर विश्वास ही नहीं करता है, ऐसे अकेले तो उसकी ज़िंदगी कैसे कटेगी। रमा, अब तक धीरज रखा है तो थोड़ा और रख लीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा बदलता रहता है। थोड़ा वक्त है, कल वापस से अच्छा वक्त आएगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अर्जुन की माँ, बस उसी उम्मीद पर तो चल रही हूँ कि एक दिन ये वक्त बदलेगा और मेरे दोनों बच्चे जो इतने दुखी और अकेले हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आएंगी। शाम को अपनी माँ को आद्रिका घर लेकर आई। पैर जो थोड़ा जल गया था वो छोड़कर आद्रिका की माँ की तबीयत अब सही थी। माँ के ठीक होने से आद्रिका को भी थोड़ी शांति हुई। अभी कॉलेज में काम ज़्यादा होने की वजह से आद्रिका छुट्टी ले सके ऐसा नहीं था। उसकी माँ को पैर जलने की वजह से सिर्फ चलने फिरने में ही दिक्कत थी, इसीलिए उसने कविता को थोड़ा ज़्यादा समय घर पर रहने के लिए कहा। अर्जुन ने भी लेफ्ट हाथ की उंगलियां ही जली थी, इसीलिए उसे वैसे कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसे अभी ड्राइविंग नहीं हो सकती थी और थोड़े रूटीन के कामों में परेशानी हो रही थी। सौम्या को पता नहीं था कि उसके भाई की उंगलियां जल गई हैं। अर्जुन का एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में बहुत नाम था, बहुत मेहनत से उसने ये मुकाम हासिल किया था। दरअसल अर्जुन के पापा की एक छोटी सी एजेंसी थी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन वो इतनी सक्सेस नहीं थी। एमबीए के बाद अर्जुन ने अपने पापा की एजेंसी को ज्वाइन किया और कड़ी मेहनत से इस एजेंसी को इतना ऊपर तक लाया था। उसी एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट के दरमियान अर्जुन की मुलाकात मोना से हुई थी। मोना उनके प्रोजेक्ट की मॉडल थी। मोना बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। एक बेहद सामान्य परिवार से आई मोना पैसे को ही सब कुछ मानती थी। देखने में वो बेहद खूबसूरत थी, उसके लिए पैसा ही भगवान था। जिस समय अर्जुन से उसकी मुलाकात हुई उस समय अर्जुन टॉप पर था। मोना को अर्जुन मॉडलिंग की दुनिया में ऊपर जाने की एक सीढ़ी लगा था। उसने अर्जुन को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा लिया। अर्जुन मोना से सच्ची मोहब्बत करता था,
लेकिन मोना के लिए अर्जुन सिर्फ एक आगे बढ़ने का तरीका था। शादी करना चाहता था। मोना को भी पता था कि मॉडलिंग की दुनिया जो है वो एक जैसी नहीं रहती है। यहाँ पर हर चेहरे का एक समय होता है। एक टाइम के बाद ये आपको सब पूछना बंद कर देती हैं। मोना को पैसे से प्यार था, इसीलिए उसने अपने एक सुरक्षित भविष्य को चुनकर अर्जुन से शादी करने का फैसला कर लिया। उसने अर्जुन से शादी से पहले ही एक शर्त रखी थी कि वो अपना मॉडलिंग का काम शादी के बाद भी चालू रखेगी। अर्जुन की माँ इसके खिलाफ थी, पर अर्जुन ने जैसे तैसे माँ को समझा दिया। शादी के बाद भी मोना के लाइफस्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी पार्टी का देर रात तक चलती थी। कभी कभी तो वो रात को घर ही नहीं आती थी, और आती भी थी तो शराब के नशे में धुत होकर। मोना ने धीरे धीरे घर पर भी पार्टियां रखना शुरू कर दिया। घर में जवान लड़की थी। अर्जुन की माँ से अब बर्दाश्त नहीं होता था। मोना देर रात तक अलग अलग आदमियों के साथ बाहर घूमना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अर्जुन की माँ पुराने ख्यालात की नहीं थी। वो इस प्रोफेशन को समझती थी, लेकिन मोना का कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। घर पर भी अर्जुन की गैर हाजिरी में मॉडलिंग प्रोजेक्ट के बहाने अलग अलग आदमी आते रहते थे। अभी सौम्या की शादी भी बाकी थी। लोग बाहर तरह तरह की बातें करने लगे थे। अर्जुन के घर का नाम खराब हो रहा था। अर्जुन ने कई बार मोना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझने के लिए तैयार थी। मोना को ड्रिंक करने की इतनी लत थी, वो ड्रिंक किए बगैर रह ही नहीं सकती थी। ड्रिंक करने के बाद वो अर्जुन, उसकी बहन और उसकी माँ का खूब तमाशा बनाती थी। अर्जुन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। आए दिन उसकी किसी न किसी मॉडल के से अफेयर की चर्चा अखबार में होती रहती थी। सच्चा प्यार करता था। उसने अपनी एक तरफा शादी को निभाने की बहुत कोशिश की। उसने मोना को संभालने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन मोना बिल्कुल भी ना समझने वालों में से थी, ना रुकने वालों में से थी। इसी दरमियान सौम्या की शादी उसके पापा के एक दोस्त के बेटे अनुज के साथ तय हो गई। थोड़े ही दिनों में सौम्या की शादी भी हो गई। सौम्या की शादी में भी मोना ने अर्जुन का खूब तमाशा बनाया। अर्जुन मोना से परेशान हो गया था। आए दिन वो अर्जुन की माँ का भी अपमान करती थी और अर्जुन के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव करती थी। सौम्या की शादी के 3 ही महीने बाद एक प्लेन क्रैश में उसके पति की मौत हो गई। सौम्या के लिए सदमा झेल पाना बहुत मुश्किल था। वो सदमे से एकदम चुप हो गई थी। वही सौम्या की इस हालत से उसकी माँ को भी गहरा सदमा पहुंचा और वो बीमार हो गई और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। अर्जुन एक तरफ माँ को संभाल रहा था और एक तरफ बहन को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी समय मोना ने भी बहुत ज़्यादा अर्जुन को परेशान कर दिया था। आखिर में अर्जुन टूट गया। उसने मोना को डाइवोर्स देने का फैसला कर लिया। वैसे भी ये शादी एक तरफा शादी ही थी। मोना को अर्जुन से कोई मतलब ही नहीं था। उसे सिर्फ उसके पैसों और नाम से ही मतलब था। तुरंत मोना अर्जुन को डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उसे डाइवोर्स के लिए भारी मात्रा में पैसा मिल रहा था। बहुत बड़ी रकम लेकर मोना ने अर्जुन को डाइवोर्स दे दिया। वैसे भी उसे कितने समय से अर्जुन के साथ घुटन हो रही थी। उसकी लाइफस्टाइल में अर्जुन की माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और वैसे भी अर्जुन से छुटकारा चाहती थी, लेकिन इतने पैसे वाले बकरे को तो आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जब अर्जुन ने सामने से उसे डाइवोर्स के लिए कहा तो वो एक बड़ी रकम के साथ डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। अर्जुन को अब उसका प्यार अच्छी तरह से समझ आ गया था। धीरे धीरे अर्जुन की माँ की तबीयत पहले से तो ठीक हो गई, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर पकड़ ली। उन्हें अपनी बेटी की शादी के 3 महीने में ही विधवा होने से बहुत गहरा सदमा लगा था। शादी के 3 ही महीने में बहन का विधवा हो जाना, उस सदमे से माँ का बिस्तर पकड़ लेना और मोना का अलग से नाटक, इन सब से अर्जुन बिल्कुल भी टूट गया था। धीरे धीरे सबने अपने आप को संभालना सीख लिया और अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आए, लेकिन फिर भी खामोशी ने उस घर को घेर लिया था। ऊपर से सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से सब टूट चुके थे, दुखी थे। अर्जुन ने लड़कियों से दूरी बना ली थी। उसे अब प्यार पर और किसी लड़की पर विश्वास ही नहीं रहा था। अर्जुन की माँ चाहती थी कि अर्जुन सौम्या दोनों फिर से नई जिंदगी शुरू करें, लेकिन दोनों ही अब किसी और के साथ आगे बढ़ने से डर रहे थे। सौम्या ने अपने आप को अपने पति की यादों के साथ कैद कर लिया था और अर्जुन ने मोना से इतने बुरे अनुभव के बाद किसी भी लड़की के करीब ही नहीं आने दिया। उसने अकेलेपन को अपना साथ ही बना लिया था। उसकी दुनिया अब उसकी माँ और बहन के आसपास ही रहती थी, जिसमें किसी भी आने की इजाज़त नहीं थी। सौम्या के साथ कॉलेज में उसका दोस्त ऋषि पढ़ता था, जो सौम्या को बहुत चाहता था। वो सौम्या का बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन वो कभी अपनी चाहत का इकरार सौम्या से नहीं कर पाया था। उसकी और सौम्या की हैसियत में बहुत बड़ा अंतर था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था और सौम्या का भाई एक नामी बिजनेसमैन था। वो पहले कुछ बनना चाहता था ताकि सौम्या का हाथ मांगते वक्त वो थोड़ा उनकी हैसियत तक आए, लेकिन उससे पहले ही सौम्या की शादी तय हो गई। अचानक सौम्या की शादी तय हो जाने की वजह से उसका दिल टूट गया और वो यहाँ से अमेरिका चला गया। अभी कुछ समय पहले ही उसे सौम्या के बारे में पता चला था। 4 साल बाद वो फिर अमेरिका से इंडिया लौट रहा था, सिर्फ सौम्या के लिए। ऋषि आद्रिका के चाचा का बेटा था।
बचपन से आद्रिका और ऋषि साथ में ही बड़े हुए थे। एक एक्सीडेंट में आद्रिका के पापा और ऋषि के माता पिता तीनों की मौत हो गई थी। आद्रिका की मां ने ही ऋषि को संभाला था। ऋषि यहाँ पर सौम्या से शादी करने आ रहा था और उसे ये नहीं पता था कि सौम्या आद्रिका के साथ ही जॉब करती है। सुबह सुबह घर डोरबेल की घंटी से गूंज उठा। आदिका ने घड़ी देखी तो अभी सुबह के 6:30 बजे थे। उसने उठकर फटाफट मेन गेट खोला। सामने ऋषि को देखकर वो हैरान रह गई। ऋषि ने सबको सरप्राइज दिया था। उसने अपने आने की खबर किसी को नहीं दी थी। आदिका ऋषि के गले लग गई। आज कितने सालों बाद ऋषि वापस इंडिया आया था। ऋषि हॉल में आकर बैठ गया। उसने अपनी चाची को उठाने से मना किया। अब आदिका की नींद पूरी तरह से खुल चुकी थी। वो ऋषि के पास आकर बैठ गई। उसे बहुत हैरानी हो रही थी ऋषि के अचानक वापस आने से। उसने ऋषि से पूछा, सच्ची सच्ची बताना तुम वापस क्यों आए हो? क्योंकि तुमने तो वापस आने से मना कर दिया था। तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, 2 कारण से वापस आया हूँ। एक तो सोमू की वजह से वापस आया हूँ, दूसरे तुम सबके बहुत याद आ रही थी। सोमू के बारे में कुछ पता चला है। ऋषि सौम्या को प्यार से सोमू बुलाता था। आदिका सोमू नाम से सौम्या को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन वो कभी सौम्या से मिली नहीं थी। इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि वो यही सौम्या है जैसे ऋषि पसंद करता है। सुबह 9 बजे अर्जुन रेडी होकर ब्रेकफास्ट टेबल पर आकर बैठ गया। उसे ऑफिस जल्दी जाना था। सौम्या की कॉलेज जाने के लिए तैयार होकर आ गई थी। ब्रेकफास्ट करते करते सौम्या का ध्यान एकदम से अर्जुन के हाथ में गया। वो तुरंत ही उठकर अर्जुन के पास आई। भाई, आपके हाथ में क्या हुआ? मुझे तो पता ही नहीं चला। कुछ नहीं, मंदिर गया था, मंदिर में थोड़ा जल गया। अर्जुन की माँ ने सौम्या को कहा, रुक मैं बताती हूँ। उन्होंने सौम्या को सब बताया। भाई, आप सबसे बेस्ट हो, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हो। ज़्यादा हो रहा है, चल अब तुझे कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाएगा। चल फटाफट नाश्ता कर। सौम्या वापस नाश्ता करने बैठ गई। तुझे मैं छोड़ दूँ या तू अपने आप चली जाएगी? सौम्या ने कहा, मैं चली जाऊँगी। आप निकल जाइए भाई, मुझे दूसरे काम भी हैं। सौम्या जैसे ही नाश्ता करके उठी, उसके फ़ोन में रिंग बजी। उसने देखा तो अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से ऋषि की गहरी आवाज़ आई। सौम्या ऋषि की आवाज़ तुरंत ही पहचान गई। तुम कब आए ऋषि? सौम्या ने खुश होकर पूछा। आज सुबह ही आया। ऋषि सौम्या की उसकी आवाज़ पहचान जाने पर खुश हो गया। तुमसे आज ही मिलना चाहता हूँ। सौम्या ने उसे शाम को 5 बजे मिलने बुलाया, जहाँ पर वो पहले मिला करते थे। सौम्या ने अपनी माँ और भाई को भी ऋषि के वापस आने के बारे में बताया। आदिका को इधर लेट हो रहा था, इसीलिए वो फटाफट तैयार होकर ऋषि से मिलकर निकल गई। उसकी गाड़ी अभी तक गैराज से नहीं आई थी। उसे आज भी ऑटो करके कॉलेज जाना था। आदिका ने ऋषि को अपने कॉलेज का एड्रेस दिया और कहा कि 3 बजे तुम वहाँ पर आ जाना, फिर वहाँ से हम लोग कहीं चलेंगे। ऋषि के पास 3 बजे तक का टाइम खाली था। सौम्या ने उसे 5 बजे मिलने बुलाया था, इसीलिए उसने भी आदिका को हाँ कह दिया। ऋषि को बाय करके आदिका भी कॉलेज जाने के लिए निकल गई। फिलहाल ऋषि के आने की वजह से उसे माँ की चिंता थोड़ी कम हो गई थी। कविता के आने तक ऋषि उसकी माँ के पास था। आदिका के जाने के बाद आदिका की माँ हॉल में आई। ऋषि वहां पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। वो आकर ऋषि की बाजू में बैठ गई। आदिका की माँ मधु जी ने ऋषि को शादी के लिए पूछा। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार शादी का मन बनाकर ही आया हूँ। फिर ठीक है, कोई एक तो शादी के लिए तैयार हुआ, वरना मैं दो को कैसे समझाऊं? ऋषि ने मधु जी से आदिका की शादी के बारे में पूछा। मधु जी ने गहरी सांस ली और कहा कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है शादी के लिए। साहिल के धोखे के बाद वो बिल्कुल टूट गई है और वो किसी पर विश्वास करना ही नहीं चाहती और न ही शादी करना चाहती है। ऋषि ने मधु जी से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आदिका से बात करता हूँ और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छी बात है अगर वो तुम्हारी बात समझे और सुने तो। बाकी उसने अपने दिल दिमाग कान सब शादी के नाम के बंद कर रखे हैं। जब उसकी उम्र के दूसरों को देखती हूँ, उनकी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाल, तो बड़ा दुख होता है मुझे। अभी तो मैं हूँ, मेरे जाने के बाद पता नहीं उसका क्या होगा। अकेले कैसे जिया जाता है, बहुत मुश्किल होता है अकेले जीना। उम्र भी बढ़ती जा रही हो उसकी। इस नवंबर में उसे 35 साल पूरे हो जाएंगे। बढ़ती उम्र में कौन हाथ थामेगा? अभी मैं हूँ, मेरे बाद अकेली कैसे रहेगी? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, इस बार मैं पूरे 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। 2 महीने आपके साथ ही हूँ, कैसे भी करके आदिका को मनाने की पूरी कोशिश करूँगा। 2 बजे लंच करके ऋषि आदिका के कॉलेज जाने के लिए निकल गया। वो आदिका के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहता था ताकि वो आदिका को समझा सके। आदिका भी यही था कि वो ऋषि से उसकी शादी की ही बात करना चाहती थी। वो अपनी माँ के सामने ऋषि से शादी की बात करना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि ऋषि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। कॉलेज पहुंचकर ऋषि ने पियोन से आदिका के बारे में पूछा। वो ऋषि को आदिका के ऑफिस में ले गया।
इस समय वहां पर कोई नहीं था। सब लेक्चर लेने के लिए गए थे। प्योन उसे वहां बैठाकर राधिका को बुलाने के लिए चला गया। ऋषि ऑफिस में बैठकर राधिका का इंतजार कर रहा था। तभी उसका ध्यान किसी की आहट पर गया। उसने देखा तो दरवाजे से सौम्या अंदर दाखिल हुई। भले ही सौम्या को देखे हुए 4-5 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी ऋषि ने सौम्या को पहचान लिया। सौम्या बीवी पहले के जैसे ही दिख रही थी। वो आज भी उतनी ही सुंदर, उतनी ही मासूम लग रही थी। सहसा सौम्या का ध्यान भी एकदम ऋषि पर गया। वो ऋषि को वहां देखकर हैरान हो गई। ऋषि भी उठकर सौम्या के पास आया। तुम यहाँ कैसे? सौम्या ने कहा, यही सवाल मैं तुमसे करूं कि तुम यहाँ कैसे? हम तो 5 बजे मिलने वाले थे ना। मैं यहाँ पर अपनी बहन से मिलने आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर हो। सौम्या ने सवालिया नजरों से ऋषि की तरफ देखा। ऋषि ने कहा, आद्रिका, वो मेरी बहन है। सौम्या भी हैरान रह गई। क्या सचमुच आद्रिका तुम्हारी बहन है? तुम पहचानती हो? हाँ, वो मेरी हेड है। तभी आद्रिका भी वहां पर ऑफिस में दाखिल हुई। उसने ऋषि और सौम्या को बात करते हुए देखा तो वो दोनों के पास आई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? उसने ऋषि और सौम्या की तरफ देखकर पूछा। हाँ, यही तो है मेरी दोस्त सोमू यानी सौम्या। आदिका हैरानी से सौम्या को देखने लगी। अब उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसने 2 दिन पहले ही यहाँ आकर ज्वाइन किया है। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी दोस्त है। सौम्या भी ये सुनकर हैरान रह गई कि आदिका ऋषि की बहन है। दरअसल आदिका ऋषि से सौम्या के बारे में ही बात करने वाली थी। जब से ऋषि ने उसे सोमू यानी सौम्या के बारे में बताया था, वो चाहती थी कि ऋषि इंडिया वापस आया है तो अब सौम्या को मनाकर उससे शादी करके ही वापस जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ऋषि की सोमू सौम्या है। वो सौम्या को इतना ज़्यादा जानती तो नहीं थी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही सौम्या यहाँ पर नई ज्वाइन हुई थी। लेकिन उसकी बातचीत से इतना पता चलता था कि सौम्या एक अच्छी लड़की है। आदिका भी एक बार सोच में पड़ गई कि वो क्या करे, ऋषि के साथ बाहर जाए या फिर उसे सौम्या के साथ भेज दे। फिर उसने सोचा कि वो ऋषि के साथ ही बाहर चली जाए, क्योंकि वो थोड़ी बातें उससे क्लियर करना भी चाहती थी और ये सब बातें सौम्या के सामने नहीं हो सकती थी, वरना उसने पहले सौम्या को भी अपने साथ चलने का सोचा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर ऋषि और सौम्या आपस में अकेले टाइम स्पेंड कर ही रहे हैं तो फिर उसे बेमतलब बीच में नहीं आना चाहिए। उसने ये फैसला ऋषि पर छोड़ दिया कि ऋषि क्या चाहता है और अब वो क्या करेगा। इधर ऋषि इसी उधेड़बुन में था कि वो सौम्या के 5 बजे मिलने वाला था और आतिका के साथ अभी बाहर जाने वाला था। लेकिन अब जब सौम्या भी यहीं पर मिल गई है तो वो उसे भी साथ ले ले या फिर आतिका के साथ बाहर जाए, क्योंकि वो सौम्या के साथ अकेले में वक्त बिताना चाहता था। थोड़ा सोचकर उसने सौम्या और आतिका की तरफ देखकर कहा, आदिका, मैं और सौम्या 5 बजे तक वैसे भी बाहर मिलने वाले थे और उससे पहले हम दोनों को शॉपिंग पर जाना है। उसने सौम्या से कहा, क्या तुम भी हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी या फिर हम 5 बजे ही मिले? सौम्या ने कहा, मैं अभी नई ज्वाइन हूँ, मैं समय से पहले यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी, या फिर तुम आतिका मैम के साथ चली जाओ। मैं 5 बजे तुम्हें वहीं कैफ़े में मिलती हूँ। ऋषि के लिए अब फैसला लेना आसान हो गया। उसने सौम्या को ठीक है कहा और आदिका के साथ वहाँ से चला गया। बाहर निकलकर दोनों ने टैक्सी की और मरीन ड्राइव पर आ गए। फेवरेट जगह हुआ करती थी। जब भी वो दोनों परेशान होते थे या उनको अकेले में कुछ बातें करनी होती थी, वो दोनों वहां पर आकर बैठ जाते थे। मरीन ड्राइव पर पहुंचकर ऋषि इधर उधर देखने लग गया। ऋषि ने कहा, खूबसूरती को अपनी आंखों में भर रहा हूँ। 4 साल हो गए लेकिन कुछ नहीं बदला, सब वैसे का वैसा ही है, बस थोड़ी भीड़ बढ़ गई है। अब तुम बताओ, तुम क्या कहना चाहती थी? मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। तुम सौम्या से मिल ही चुकी हो तो मैं तुम्हें कुछ सौम्या के बारे में बताना चाहता हूँ। तुम ये तो जान ही गई होगी कि मैं जिससे प्यार करता था वो सोमू सौम्या ही है। मुझे अभी पता चला कि सौम्या के हस्बैंड की शादी के 3 महीने में ही डेथ हो गई थी और उसके बाद सौम्या से शादी नहीं की। वो अकेले ही जी रही है और तुम्हें पता है कि मैं सौम्या से कितना प्यार करता हूँ। मैंने आज तक उसके अलावा किसी और लड़की के बारे में सोचा ही नहीं। वो शादी के 3 महीने में वो विधवा हो गई, उसमें उसका क्या दोष है? और अब जब वो अकेली है तो मैं चाहता हूँ कि सौम्या को अपने जीवन साथी बनाऊँ, मैं उससे शादी करूँ। सच कहूँ तो मैं इंडिया भी इसी के लिए आया हूँ ताकि मैं सौम्या को शादी के लिए मना सकूँ, पर पता नहीं है वो मानेगी या नहीं। और मुझे लगता है तुम्हें भी सौम्या के पास से कोई एतराज़ नहीं होगा। तो तुम बहुत अच्छा सोच रहे हो। शादी के 3 महीने में ही विधवा हो जाना, उसमें सौम्या का कोई दोष नहीं है। उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है, आगे बढ़ने का हक है। इस फैसले से सहमत हूँ। तुम आज ही उससे बात करो। तुम उससे पूछना, मैं देर मत करो। अगर उसे समझाना पड़ा तो मैं उसे समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार तुम कदम तो आगे बढ़ाओ। आगे भी तुमने अपने दिल की बात उसे नहीं बताई थी, लेकिन इसलिए उसकी शादी कहीं और हो गई। अब किस्मत ये मौका तुम्हें वापस दे रही है। इस बार इस मौके को जाने मत दो। सोचने समझने में टाइम बर्बाद मत करो, सीधा उससे अपने दिल की बात ही बोल दो।
हाँ, बस इस बार मैं यही सोच कर आया हूँ और आज ही मैं उससे सीधा ही बात करूँगा। पहले मैंने सोचा था कि उसके घर जाकर उसके भाई और माँ के सामने बात करूँगा, लेकिन सौम्या क्या सोचती है जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही मैं उसके घर जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सीधा उसके घर चला गया तो शायद वो नाराज़ भी हो सकती है। हाँ, ये तुम सही कह रहे हो। तुम उसके घर सीधा मत जाओ, पहले तुम सौम्या से अपने मन की बात कहो। वो क्या चाहती है वो सुनो, उसे अपने दिल का हाल बताओ। तुम्हारे प्यार की शिद्दत उसे महसूस होनी चाहिए कि वो शादी के लिए मान जाए। ऋषि आदिका के गले लग गया। तुम दुनिया की बेस्ट सिस्टर हो। तुम मेरे दिल का हाल बहुत अच्छे से समझती हो। मेरे बिना कहे ही तुम सब समझ लेती हो। आदिका ने ऋषि के सर पर एक हल्की सी चपत मारी। बस बस नाटकबाज, अब नाटक बंद कर और सौम्या से क्या बात करनी है वो सोच। वो सब तो मैंने सोच लिया है, लेकिन अब मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम कब तक साहिल के धोखे के साथ जियोगी? तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इस तरह से अकेले जिंदगी नहीं कटती है। वो तुम्हें धोखा देकर वहाँ अमेरिका में एक अच्छी लाइफ जी रहा है, शादी कर ली है, उसकी एक बेटी भी है, और तुम अभी भी वहीं पर अटकी हुई हो। एक धोखेबाज इंसान के लिए अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद करना कहाँ तक सही है? जिसने कभी तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं, जिसने तुम्हारे प्यार की कदर ही नहीं की, तुमसे प्यार का भोलेपन का फायदा उठाया और तुम्हें धोखा देकर यहाँ से भाग गया। तुमने अपना सब कुछ लुटा दिया उसके पीछे। ऐसे इंसान के लिए बैठे रहना क्या सही है? बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे ऋषि। उसी की सज़ा भुगत रही हूँ मैं। उसी की सज़ा अपने आप को दे रही हूँ। कोसती हूँ खुद को, मैंने उस इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। बचपन से उस इंसान के साथ रही, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मैं उसे ही नहीं पहचान पाई। उसके मन में क्या चल रहा है वही नहीं जान पाई। वो मुझसे झूठ पर झूठ बोलता रहा, धोखा देता रहा, और मैं समझ ही नहीं पाई। अरे मैं तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी कि उसके अमेरिका जाने के बाद भी उसका इंतज़ार करती रही और ये उम्मीद पर जीती रही कि उसे उसकी गलती का एहसास होगा, एक दिन मेरे लिए वापस आएगा। अब ये शादी, रिश्ते, नाते, दोस्ती, प्यार, सबसे मन उठ गया है मेरा। अब मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। माँ है, बस माँ के साथ जीना है। और कल को माँ नहीं रहेगी तब? मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। लेकिन सोचो, फिर तुम अकेली कैसे जियोगी? आदिका एक सेकंड के लिए चुप हो गई, फिर बोली, तब तक का तब सोचेंगे यार, जो अभी है नहीं उस चीज़ को क्या सोचना। अभी तो जो है उसी जी लो। फिर उसने घड़ी देखी, घड़ी 4:30 दिखा रही थी। उसने ऋषि से कहा कि चलो कुछ खाते हैं, भूख लगी है, और फिर 5 बजे सौम्या के आने का टाइम भी हो जाएगा। बात बदलना तो कोई तुमसे सीखे, हमेशा ऐसे ही बात बदल कर निकल जाती हो। ठीक है, चलो इस टॉपिक पर वापस बाद में बात करते हैं, हमें कुछ खाते हैं। थोड़ी देर बाद आदिका घर जाने के लिए निकल गई और ऋषि सौम्या से मिलने अपने पुराने कैफे में चला गया। आदिका भी वापस घर लौट गई और ऋषि कैफे में बैठकर सौम्या का इंतजार कर रहा था। 5 बजे सौम्या उस कैफे में आई। ऋषि के चेहरे पर सौम्या को देखकर मुस्कान आ गई। सौम्या इतने सालों बाद भी ऋषि से अकेले मिलने से असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि इतने सालों से वो अपने किसी भी दोस्त के साथ अकेले पे कहीं नहीं गई थी। ज़्यादातर उसने अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना कम कर दिया था। बहुत ज़रूरी हो तो ही वो किसी पार्टी में जाती थी। ऋषि सौम्या के चेहरे पर आ रहे भाव को देख बड़े ध्यान से देख रहा था। वो समझ रहा था कि सौम्या के मन में कुछ तो चल रहा है। वो कोई गहरी सोच में है। ज़्यादा समय ना बिगाड़ते हुए उसने बात की शुरुआत कर दी। कैसे हो तुम सौम्या? ठीक हूँ मैं, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ सौम्या। अचानक कैसे इंडिया आना हुआ? और ऐसे अचानक तुम सबको बिना बोले इंडिया से अमेरिका क्यों चले गए थे? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम अमेरिका चले गए हो। बहुत देर बाद पता चला। सौम्या, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, सच बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से अमेरिका चला गया था। ऋषि की बात से सौम्या हैरान हो गई। मेरी वजह से कैसे? सौम्या, मैं कॉलेज में तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पाया। हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर था। मैं तुम्हारे लेवल तक आना चाहता था, कुछ बनना चाहता था, और फिर तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता था। लेकिन मेरे कुछ बनने से पहले ही तुम्हारी शादी तय हो गई। मेरा दिल टूट गया और मैं आगे पढ़ने के लिए अमेरिका चला गया। सौम्या को ऋषि की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बहुत ही हैरानी से ऋषि को देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ऋषि, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम मुझसे प्यार करती थी और मेरी शादी हो जाने पर तुम अमेरिका चले गए। मुझे कभी क्यों नहीं लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम उस वक्त सिर्फ मुझे अपना एक अच्छा दोस्त मानती थी और मैं तुमसे प्यार करता था। इसीलिए शायद तुम मेरी फीलिंग्स को कभी समझ नहीं पाई। अब ये सब बातें करने का कोई मतलब नहीं है। वो समय अब चला गया है। नहीं सौम्या, वो सब बातों का अभी भी समय है, और इसीलिए मैंने ये बात निकाली है और तुम्हें अपने मन की बात बता रहा हूँ।
मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। शायद आज मेरी चाहत पहले से बढ़ गई है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर इंडिया वापस सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए आया हूँ। ऋषि, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, इसीलिए तुम ये सब कह रहे हो। मैं एक विधवा हूँ, सब कुछ जानता हूँ तुम्हारे बारे में, और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सौम्या कि तुम विधवा हो। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं, अपने लिए एक नई ज़िंदगी चाहता हूँ, जो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तुम अगर मेरी ज़िंदगी में आओगी, मेरी ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाएगी। मैं बस तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ। तुम्हारे पास से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं प्रेजेंट में जीता हूँ और फ्यूचर का सोचता हूँ। पास को नहीं देखता हूँ, मैं बस तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूँ। देखो ऋषि, मैंने भी इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मैं किसी से शादी करना ही नहीं चाहती हूँ। मेरी यही नियति थी और मैंने अपनी नियति को अपना लिया है। अगर मेरे नसीब में शादीशुदा होना लिखा तो होता तो मेरे पति की शादी के सिर्फ 3 महीने में एक्सीडेंट्स में मौत ना होती, वो आज मेरे साथ होते। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, क्या सौम्या ऋषि के प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी और क्या आदिका और अर्जुन अपने अपने अतीत को भूलकर एक दूसरे के करीब आ पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए इश्क है तुमसे।